हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न लिए हैं वह जो रीट आपका 2021 में हुआ था, उसमें जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था लेवल 1, उसमें जो आपके पर्यावरण के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपने फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपका प्रीवियस ईयर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आपको पेपर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी है कि दोस्तों आपको 4 से 5 नंबर का ईवीएस में इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला आपकी कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा है आपका जो है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है संतोष यादव, या चौथा है अरुणिमा सिन्हा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांगसुंग की तरफ से जो आपकी चढ़ने वाली पर्वतारोही थी वह आपके संतोष यादव थे। जी हाँ दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही थी और इन्होंने जो है कि 2 बार जो है कि इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यह विश्व की प्रथम महिला थी, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता दिवस पूछा गया है। तो 21 मई, 23 मई या 22 मई कि 24 मई को? तो देखिए, अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस की तो यह आपका 22 मई को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आप उसको कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में हम इसका आंसर भी बता देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो रेडियो प्रसारण की शुरुआत है यह भारत में किस वर्ष हुई थी? 1926 में, 1927 में, 1928 में कि 1929 में? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है आपका, यह 23 जुलाई 1927 को भारत में जो आपके वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने जो है कि रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। और तथा वर्ष 1930 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण किया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1927 ईस्वी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रिकेस्ट होता है कि बेरी होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो है वह आपको रतौंधी होता है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात्रि तथा शाम के समय दिखाई नहीं देता है और यह रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके अगर हम विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो गाजर हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, दूध हो गया, तो यह सब जो है कि विटामिन ए के स्रोत हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, शनि कि वरुण? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उपयोग पर होता है। जी हाँ दोस्तों, किसमें उपयोग होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर वाला। ऑप्शन है आगमन विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में कि विश्लेषण विधि में। तो देखिए अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर विशिष्ट से सामान्य की बात करें तो इस विधि में छात्रों को स्वयं नियम अथवा सिद्धांत की खोज करने का अवसर मिलता है और शिक्षक छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार की अनेक समस्याएं रखता है और इस विधि के प्रयोग से छात्र विशेष उदाहरणों के आधार पर सत्य की खोज कर लेते हैं। तो इसे खोज विधि भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों बात करें क्योंकि इसमें जो है कि छात्रों की खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है, इसलिए खोज विधि कहा जाता है। और इस विधि में तर्क करते हुए विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा वह आगमन विधि होगा। ए वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें रानीखेत रोग के बारे में तो यह किससे संबंधित है, तो यह आपका मुर्गियों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गियों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है आपका रानीखेत, और रानीखेत वायरस के संक्रमण से होता है और यह बड़े पैमाने पर शीघ्रता से फैलता है और जानलेवा यह रोग है। और इस रोग से ग्रसित होने पर मुर्गियां जो होती हैं वह आपका आहार लेना कम कर देती हैं, खाना कम कर देती हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न आपके रीट एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको एक पैटर्न भी मालूम चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, आपको यह पैटर्न भी पता चलेगा। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पर्यावरण के जैविक घटक की तो क्या है, पौधे, मैदान, पहाड़, नदियाँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैदान है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, यह सब आपके अजैविक घटक हैं। और जबकि आपका जो पौधा है यह जैविक घटक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है, मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि या वर्षा में वृद्धि। तो देखिए अगर हम बात करें तो वनोन्मूलन का जो दुष्परिणाम आपका है वह मृदा अपरदन में वृद्धि है। जी हाँ दोस्तों, अगर जंगल की कटाई होते जाएगी, वन खत्म हो जाएंगे, तो इससे आपका क्या होगा कि मृदा अपरदन बहुत तेजी से होगा। जब बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव काफ़ी तेजी से होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका था कि अफीम किससे प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो अफीम है यह किससे प्राप्त होती है। पेपावर सेमीफेरम से, सिनकोना से, एलिवेरा से या सेंट्रेला एशियाटिका से। तो देखिए अगर हम बात करें अफीम के बारे में तो यह आपका जो प्राप्त होता है यह आपका पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो है कि जो आपका पेपेवर सोमनीफेरम होता है, इसके दूध को जो है कि सुखा करके यह आपका बनता है। तो इसको आप याद रखिए। और इसके प्रयोग से जो है कि आपका मादकता आती है। और अफीम में जो है कि आपका अफीम में 12% तक आपका मार्फिन पाया जाता है, जिसको जो है कि जिसको क्या करते हैं कि हम लोग प्रसंस्कृत करते हैं, प्रोसेस करके उसको जो है कि हीरोइन नामक मादक पदार्थ जो है कि ड्रग्स तैयार किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2013 में, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2015 में कि 15 अगस्त 2014 में। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका स्वच्छता मिशन शुरू हुआ था यह आपका 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो चलिए यहाँ से सुमेलित कर लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि मलेरिया। तो देखिए अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है कि किससे होता है, तो यह आपका होता है प्लाज्मोडियम से। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरा आपका दिया गया है एमीबिएसिस। एमीबिएसिस जो दिया गया है, इसका सही मिलान आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही मिलान होगा वह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होगा, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा आपका दिया गया है क्षय रोग। तो क्षय रोग को क्या किससे होता है, क्या बोलते हैं, तो क्षय रोग आपका जो है वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस उसको बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और हैजा को जो है वह आपका विब्रियो कैलोरी बोलते हैं, तो इसको कोलेरी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपके जो रोग होते हैं वह किससे होते हैं, इनके बारे में पूछा गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों स्पेशली हम मलेरिया की, तो यह आपका एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो कि प्लाज्मोडियम द्वारा यह फैलता है और इसका वाहक जो है वह मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न आया था कि बर्फ से बनाया गया घर कैसा होता है, तो उसको जो है कि हम कहते हैं इग्लू। जी हाँ दोस्तों, बर्फ से बनाए हुए घर को इग्लू बोलते हैं। और जो है कि ठंड के दिनों में कई स्थानों पर क्या होता है कि -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है तापमान चला जाता है, और इसलिए ठंड से बचने के लिए एस्किमो जो है कि वह इग्लू का निर्माण करते हैं। और इग्लू बनाने के लिए ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। वह जो है कि बाहर जो टेम्परेचर होता है उससे उसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है जो कि राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन दिया गया है भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर कि नागौर। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका नागौर है। जी हाँ दोस्तों, नागौर जो है वह आपका जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया और पाली हो गया, इन जिलों के साथ जो है वह आपका सीमा साझा करता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो मतलब राज्य है जो अधिकतर राज्यों के साथ सीमा साझा, अधिकतर जिलों के साथ सीमा साझा करता है, वह आपका नागौर है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूरे राजस्थान में कौन सा जिला है, तो वह आपका पाली जिला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। पाली जिला जो है वह 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला है जोधपुर, दूसरा नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा राजसमंद, पांचवा जालोर, छठवां सिरोही, सातवां बाड़मेर, आठवां आपका उदयपुर है, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल वह इस ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर इस वाले प्रश्न में आपका आंसर नागौर होगा, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। तो कपड़ों का वह समूह कौन सा है जो कि बिना सिले पहना जाता है। ऑप्शन है साड़ी, कमीज, टोपी या पगड़ी साड़ी कुर्ता या टी शर्ट लुंगी टोपी या धोती साड़ी पगड़ी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो कमीज आपकी सिली जाती है, तो यह ऑप्शन गलत है। पगड़ी साड़ी कुर्ता हो गया, कुर्ता तो सिला जाता है, गलत हो गया। अगला है टी शर्ट, टी शर्ट आपका सिला जाता है, गलत हो गया। अगला है धोती साड़ी पगड़ी, तो धोती साड़ी पगड़ी जो है वह आपका बस जो है कि आपका कपड़ों का समूह होता है, इसमें जो है कि सिलाई नहीं रहती है, तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके कौन थे, तो ऑप्शन दिया गया है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या राजा चेरी।
तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की, तो वह जो आपकी थी वह राकेश शर्मा थी। जी हाँ दोस्तों, राकेश शर्मा जो थी वह प्रथम जो है कि आपके भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो इनको याद रखिएगा। और यह 2 अप्रैल 1984 को वायुसेना के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा थे आपके, और यही पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रक के नाम से भी जाना जाता है? तो किस दुर्ग को चिड़िया ट्रक के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया रणथंभौर का दुर्ग, मेहरगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, या कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या सोनार का किला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो चिड़िया टूंक के नाम से जो जाना जाता है, यह आपका किसको जाना जाता है? तो यह मेहरानगढ़ के दुर्ग को। जी हाँ दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है यह राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है यह राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में किया गया था, और इसकी नींव करड़ी माता द्वारा रखी गई थी। और इसे जो है कि मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि, कागमुखीगढ़, विहंगगढ़, चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर, सूर्यगढ़ आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यह प्रश्न रिपीट हो गया है। फिलहाल यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया है, चलिए आपको बता देते हैं। तो वह प्रश्न आपका आया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह किस पर आपका शोध कार्य किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह आपका मटर पर जो है कि इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। और उन्होंने ही जो है कि बहुत से मटर के पौधों को लिया था और उनका आपका संकरण वगैरह कराया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, हमने पिछला प्रश्न आपसे पूछा था कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं या 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। तो देखिए वही प्रश्न आपका एग्ज़ाम में भी आया था कि जल दिवस किस दिन मनाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जल दिवस के बारे में, तो यह आपका जो मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। क्रम से है, तीनों आपका मार्च में एक है, एक अप्रैल में है, एक मई में है। तो पहले आपका जल दिवस आएगा 22 मार्च को, फिर 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस आएगा, फिर 22 मई को जो है वह आपका जैव विविधता दिवस आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, या ट्रिप्सिन, लैक्टेस, या टाइलिन। तो देखिए अगर हम बात करें लार की, तो लार में जो उपस्थित एंजाइम होता है वह आपका टाइलिन होता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका जो है कि नीचे दिए गए संकेत इंगित करता है। तो यह जो संकेत है यह किसकी तरफ की ओर इंगित कर रहा है? चौराहा है, रेलवे क्रॉसिंग है, पैदल पार पथ है, या सकरी पुलिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो यह आपका रेलवे क्रॉसिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर बना है तो यह रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, या भूमिया जी को। तो देखिए अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वह आपका ऊँटों के देवता से जो नाम से जाने जाते हैं वह आपके पाबू जी हैं। जी हाँ दोस्तों, पाबू जी का जन्म जो है वह धांधलजी राठौर के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। और पाबू जी का विवाह जो है वह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1999 में।
तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह आपका शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जो जातियां की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। तो उस संगठन कौन सा संगठन है जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है? ऑप्शन है ICFIE, या अगला ऑप्शन है WWF, या IUCN, या UNEP। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा IUCN। जी हाँ दोस्तों, IUCN जो है यह आपका रेड डाटा बुक जारी करता है। इसमें वे सभी पशुएं और पेड़ पौधे होते हैं जो कि संकटाग्रस्त हैं, विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त हो गए हैं, उन पक्षियों या पेड़ों वगैरह के बारे में उनमें शामिल किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एजी टांसले ने, ई हिकल ने, R विटेकर ने, या WG रोजन ने। तो देखिए, अगर हम बात करें जैव विविधता के बारे में तो यह शब्द जो दिया था यह आपका WG रोजन ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, WG रोजन ने इस शब्द को दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रवण मास की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? दिवाली है, महाशिवरात्रि है, होली है, कि रक्षाबंधन है? तो देखिए, यह जो मनाया जाता है वह आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भाई बहन का त्यौहार है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह आपका श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है वहाँ कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला, जिसको कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया गया है अरणोद प्रतापगढ़, या आपका ऑप्शन है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुरा, या जो है कि केलवाड़ा बारा, या पुष्कर अजमेर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा केलवाड़ा बारा। जी हाँ दोस्तों, यह आपका जो है वह आपका सहरिया जनजाति का जो कुंभ है या सीताबाड़ी का मेला है, यह आपका केलवाड़ा बारा में जो है कि यह लगता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, राजस्थान राज्य का वृक्ष है। तो राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह आपका खेजड़ी है। इसको तो आप याद ही किए होंगे, अगर आपने सीटेट की तैयारी किया है तो इस प्रश्न के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, खेजड़ी वृक्ष के बारे में अच्छे से जानते होंगे। और इसको जो है कि 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को राजस्थान राज्य का वृक्ष घोषित किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, अग्न्याशय द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन है रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, या एमाइलेज। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो अमाशय द्वारा जो स्रावित नहीं होता है वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह है रेनिन। जी हाँ दोस्तों, रेनिन आपका जो है यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि माँ के दूध में उपस्थित केशिन को पैरा केशिन में परिवर्तित करता है। और लाइपेज वसा पाचक एंजाइम आपका होता है। जो लाइपेज है वह आपका एक पाचक एंजाइम होता है जो कि वसा को अम्लीय वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, इसको आप याद करिएगा, रेनिन जो है यह आपका जो है कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, बाकी सभी जो हैं वह आपका स्रावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? गांगेय डॉल्फिन है, व्हेल है, शेर है, या चिंकारा है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वह आपका गांगेय डॉल्फिन है। जी हाँ दोस्तों, गांगेय डॉल्फिन जो है वह आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। और इसका जो है कि वैज्ञानिक नाम आपका प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। 2021 का जो आपका पेपर हुआ था रीट का,
प्राइमरी का लेवल 1 जो है उसमें इतने प्रश्न आपके पर्यावरण में आए थे। और ये सभी प्रश्न दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे तो इन्हीं से मिलता जुलता 4 से 5 प्रश्न जो हैं वह आपका जो रीट 2022 का पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न आए थे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को कर लीजिए। अगर दोस्तों आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर कर लेते हैं अच्छे से, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो गारंटी है दोस्तों कि आपका जो है कि रीट एग्ज़ाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ये तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो हम कराते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, उन सभी का पूरा PDF टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।